नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गुजरात में जारी एसआईआर को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर बोला हमला। राहुल गांधी का एक्स पोस्ट फिलहाल चर्चा में। लालू प्रसाद यादव समेत तेजस्वी राबड़ी की बैठक शुरू। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक आज, तमाम नेता बैठक में मौजूद। गुवाहाटी में आज भारत न्यूजीलैंड भिड़ंत। तीसरे टी20 में आज होगा महामुकाबला। सीरीज के लिए अहम मुकाबला आज। कच्छ बॉर्डर पर घुसपैठ नाकाम। बीएसएफ ने पकड़ा पाकिस्तानी नागरिक। सीमा पर अलर्ट, पूछताछ जारी। इंटरस्टेट खरफोड़ गैंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। सूरत क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्यवाही। 34 मामलों वाला शातिर चोर पुलिस गिरफ्त में। गुजरात में जारी एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी पर सीधा और बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी का आरोप है कि गुजरात में सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक तरीके से वोट काटे जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि एसआईआर को संविधान के मूल सिद्धांत, एक व्यक्ति एक वोट को खत्म करने के हथियार में बदल दिया गया है। राहुल गांधी का कहना है कि लोकतंत्र में जनता तय करती है कि सत्ता में कौन रहेगा, लेकिन गुजरात में हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि फैसला जनता नहीं बल्कि बीजेपी करेगी। राहुल गांधी ने एक्स पर गुजरात कांग्रेस कमेटी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए दावा किया कि जहां जहां एसआईआर वहां वोट चोरी हो रही है। उन्होंने दावा किया कि सबसे चौंकाने वाली और खतरनाक बात यह है कि एक ही नाम से हजार आपत्तियां दर्ज की गई। राहुल गांधी का ये पोस्ट फिलहाल चर्चा में है और इसको लेकर बीजेपी फिलहाल राहुल गांधी पर जबरदस्त हमलावर है। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज बुलाई गई है। पटना में ये बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, तमाम नेता इस बैठक में जाने के लिए नजर आए और एक साथ एक गाड़ी से जितने भी परिवार के लोग हैं, इस पार्टी से जुड़े अहम चेहरे हैं, वो तमाम चेहरे कैमरे में कैद हुए हैं। तस्वीरें जो है वो सामने आई है जिसमें तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव समेत और भी कई नेता और विधायक जो है वो मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में बड़ा निर्णय ये हो सकता है कि तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की कमान जो है वो सौंपी जा सकती है। हालांकि ये होगा या नहीं, फिलहाल इस पर सवाल बरकरार है क्योंकि अभी ये बैठक जारी है और बैठक से पहले क्या तस्वीरें नजर आई हैं उसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विवेक ने। पहले आपको सुनाते हैं, उसके बाद आपको सुनाएंगे कि तमाम जितने विधायक बैठक में मौजूद हैं वो बैठक में पहुंचने से पहले क्या कुछ कहते नजर आए। मगर उससे पहले सुनिए क्या जानकारी दे रहे हैं विवेक। यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो अभी खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो लालू यादव पहुंचे हैं। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव और उनकी माता राबड़ी देवी हैं। राबड़ी देवी पहुंची हैं होटल मौर्या में। यह बैठक है वो बैठक की जा रही है और ऐसे में जो तमाम जो नेता हैं, तमाम नेता की जो पहुंचने की जो सिलसिला भी है जो शुरू हो गई है। अब जो राबड़ी देवी भी पहुंच गए हैं और इसके साथ साथ लालू यादव हैं और मीसा भारती हैं। इसके साथ साथ आपको तस्वीर जो दिखा रहे हैं तेजस्वी यादव, खुद तेजस्वी यादव यहाँ पे पहुंचे हैं। पीछे संजय यादव हैं। ऐसे में बैठक है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली बार जो है इस मौके जो बैठक हो रही है। जी, तो चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राबड़ी देवी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव हो या फिर उनके परिवारजन, जो भी पार्टी से जुड़े नेता हैं, आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई और उसमें वो सभी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता विवेक। लेकिन अब इसी के साथ साथ आपको ये भी सुनाते हैं कि जितने भी विधायक इस बैठक में मौजूद रहने के लिए पहुंचे, उन्होंने इस बैठक से पहले क्या कुछ कहा है, क्या जानकारी दी है मीडिया से बातचीत में, राष्ट्रीय समाचार से बातचीत में, सुनिए। मिनटों में बैठक की कार्यवाही प्रारंभ हो जाएगी। आने वाले हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी जी से। अभी तो हम पहुंचने वाले हैं, कितने लोग आए हैं जो देखेंगे। इसमें अहम फैसले होने हैं। अब फैसला शीर्ष नेतृत्व करेंगे और चूंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के हम लोग सदस्य इसलिए बैठक में आए हैं। जो सूचना मिलेगी आपको शेयर करेंगे।
जो कार्यकारिणी में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो फैसले होंगे उससे हम अवगत करेंगे और उस निर्णय पर हम लोग आगे बढ़ने का आप कौन है? आप कौन है? भेजा है क्या? रूढ़ी भेजा है क्या? रूढ़ी भेजा है वो लगता है। अरे भाई, जिसके शासन है, जिसके हाथ में सत्ता है, क्राइम तो वही करा रहा है और झूठा मूठा आरोप हम लोग पर लगाता है। ये तो जंगल राज है, महाजंगल राज है और उनसे सरकार चल नहीं रही है, तो उनको शासन से हट जाना चाहिए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह चुनाव के बाद पहली बैठक बहुत ही प्रासंगिक है और देश के जो हालात हैं, राज्य के जो हालात हैं, उस पर चर्चा करने और माकूल निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है। अभी नीट छात्रा की का जो रिपोर्ट आया बहुत ही भर्त्सना योग्य, बहुत जितनी शिकायत की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। यह सरकार विफल है और सरकार को इस इशू पर इस्तीफा देना चाहिए। आलोक जी, पार्टी के अंदर भी भीतरघात की वजह रही हार की कारण? अब इन चीज़ों पर चर्चा होगी, मैं नहीं समझता। बहुत जहाँ पर है जो सूचना है उस आधार पर बातें हुई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने वाले हैं। बड़े फैसले राजनीतिक फैसले होंगे। फैसले विचारों का होगा, जो जिस विचार पर राष्ट्रीय जनता दल स्थापित हुई थी और चल रही है, आगे उसे और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई सूचना मुझे नहीं है, इसलिए अनुमान पर आधारित किसी प्रश्न के जवाब मुझे नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। नेतृत्व ने जो किया है, अब ये तो नेतृत्व बताएगा कि मेरा टिकट क्यों काटा गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, क्या लग रहा है कि क्या निर्णय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई है, क्या लग रहा है? अब जो जा रहे हैं उसमें क्या निर्णय होता है। निश्चित रूप से पार्टी की महत्वपूर्ण बैठक है। मैं तो कहूंगा कि हमारे युवा नेता, बिहार के भविष्य, युवाओं के चहेते आदरणीय तेजस्वी यादव जी को बड़े दायित्व पार्टी सौंपे और हम लोग तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मजबूती से लड़ेंगे, जीतेंगे। चाहे संकट कितनों हो, साजिश कितनों हो, लेकिन सूरज एक न एक दिन जरूर निकलेगा, ये मुझे विश्वास है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। गुवाहाटी में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। इस अहम मैच को लेकर शहर में जबरदस्त क्रिकेट उत्साह देखने को मिल रहा है। दोनों टीमें पहले ही गुवाहाटी पहुंच चुकी हैं और आज मैदान पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है। बताया जा रहा है कि 7 बजे ये मैच शुरू होगा। उससे पहले तैयारियां की गई है। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। दर्शकों को एक रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। सीरीज के लिहाज से ये मैच बेहद अहम माना जा रहा है। कच्छ सीमा पर एक बार फिर पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी गई है। बीएसएफ की सतर्कता के चलते गश्त के दौरान भारत पाकिस्तान सीमा पर स्तंभ संख्या 1076 1077 के पास एक पाकिस्तानी घुसपैठियों को पकड़ा गया। सुरक्षा बलों ने तुरंत कार्यवाही करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पकड़े गए व्यक्ति से सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही है ताकि घुसपैठ के उद्देश्य और किसी संभावित साजिश का पता लगाया जा सके। इस घटना के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा और सतर्कता और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम और ज्यादा कड़े कर दिए गए हैं। सूरत क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। अंतर्राज्यीय स्तर पर सक्रिय शातिर घरफोड़ चोरी गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गुप्त सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच ने कार्यवाही करते हुए दिनेश उर्फ ललाजी वृंदावन शाह को दबोचा और अहमदाबाद के सिंगरवा कठवाड़ा रोड स्थित सायाजी समृद्धि फ्लैट का वो निवासी है, जानकारी सामने आई है। जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी देश के कई राज्यों में सैकड़ों चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है। साल 2010 में जेल के दौरान उसकी पहचान कुख्यात अपराधी सतपाल उर्फ फौजी से हुई थी, जिसके बाद संगठित गिरोह बनाकर गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो या आंध्र प्रदेश, साथ ही ओडिशा समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर घरफोड़ चोरियां की गई। फरवरी 2025 में ओडिशा की जेल से रिहा होने के बाद आरोपी ने अपनी अलग गैंग बनाकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कई शहरों में 29 से ज्यादा चोरियों का अंजाम दिया है। रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी पर पहले से 34 आपराधिक मामले दर्ज हैं और इस गिरफ्तारी से कई लंबित मामलों के खुलासे की उम्मीद है।
77वें गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के भव्य और सफल आयोजन को लेकर जिला प्रशासन पटना में फिलहाल पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इस क्रम में पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन, प्रमंडलीय आयुक्त पटना अनिमेष पराशर, इन्होंने ऐतिहासिक गांधी मैदान पहुंचकर मौके का जायजा लिया। गणतंत्र दिवस को लेकर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड करने वाली सभी टुकड़ियों के द्वारा गणतंत्र दिवस की फाइनल फुल ड्रेस परेड रिहर्सल की गई। इस निरीक्षण के दौरान सभी टुकड़ियों को समय पर उपस्थित रहने, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने सुरक्षा, सफाई, अन्य लॉजिस्टिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ध्वजारोहण करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में कला, संस्कृति, पर्यटन विभाग, परिवहन विभाग, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, जीविका ग्रामीण विकास, ऊर्जा विभाग, सहकारिता विभाग, अग्निशमन विभाग और कृषि विभाग, शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, मद्य निषेध विभाग की झांकियां जो है वो प्रस्तुत की जाएंगी। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए आयुक्त अनिमेष पराशर और वरीय पुलिस अधिकारी पटना कार्तिकेय शर्मा ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आपको, देखिए। बहुत बढ़िया रिहर्सल आज ये किया गया और दूसरे स्टेट में झारखंड के ये थे, फिर मिलिट्री के अलग अलग विंग से, पैरामिलिट्री के, स्काउट गाइड्स, एनसीसी, तो बहुत बढ़िया तैयारी इनकी थी और हम समझते हैं कि कल भी ये ड्रिल होगा रिहर्सल के बाद भी और 26 को फिर तो है ही, तो अच्छी तैयारी है। जिला पदाधिकारी साहब ने अपने नेतृत्व में इसको और एसएसपी साहब ने बहुत अच्छी तैयारी यहाँ पर करवाई है। थैंक यू। ये इसमें 12 जो है वो टोटल झांकी है और अलग अलग विभागों से जो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राज्य के अलग अलग विकासात्मक जो आयाम हैं, तो उसको प्रदर्शित करते हुए यहाँ पर तैयार किया गया है। इसकी झलक जो है सो 26 जनवरी को दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इसमें जो 26 जनवरी का जो कार्यक्रम है वो जो निर्धारित शेड्यूल है उसका असर प्रैक्टिस कराया गया है और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक की व्यवस्था की गई है और रूट डाइवर्जन वगैरह भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि जो पूरे जो कार्यक्रम है बहुत ही शांतिपूर्वक ढंग से कराया जा सके। कितने लेयर में सर सुरक्षा व्यवस्था किया गया है? देखिए, जितने भी यहाँ पे जो कार्यक्रम है उसके लिए तैयारी है। इसके अलावा जो रूट्स हैं उस पर किया जा रहा है, जो हाई राइज बिल्डिंग है उस पर भी रखी जाएगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जगहों पर कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही साथ जो महानुभाव लोग आ रहे हैं उनके सारे रूट्स पे भी निगरानी रखी जाएगी। सरस्वती पूजा विसर्जन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, किस तरह से इसको देखा जाएगा? सरस्वती पूजा कल मनाया गया और आज से विसर्जन चालू है और हम लोगों को अतिरिक्त बल भी मिला है, तो विभिन्न जगहों पर और घाटों पर बल प्रतिनियुक्त कर लिया गया है। लाइसेंस की पूरी प्रोसीजर कराई गई है और लाइसेंस का अगर उल्लंघन होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी और जो रूट वगैरह हैं उन सब पे डिप्लॉयमेंट वगैरह है और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से सारे विसर्जन कार्यक्रम हो जाएंगे। डीजे की प्रतिबद्धता पर क्या? डीजे पूर्णतः वर्जित है और डीजे का इस्तेमाल किया जाएगा तो लाइसेंसधारी के ऊपर भी कार्रवाई होगी। इसके अतिरिक्त जो डीजे है जब्त करके उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। डीजे पूरी तरह से ही। अमीरगढ़ तहसील के इकबालगढ़ गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है, जहां एक इनोवा और ट्रक की आमने सामने टक्कर में इनोवा सवार 7 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पालनपुर से राजस्थान की ओर जा रही इनोवा और राजस्थान से गुजरात आ रहा ट्रक नियंत्रण खोकर सड़क से कूद गया और सामने से आ रही इनोवा से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इनोवा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही जिला पुलिस अधीक्षक समेत अमीरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सभी मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अमीरगढ़ सिविल अस्पताल भेज दिया गया है, जबकि घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है और हादसे के कारणों की जांच फिलहाल की जा रही है। राजस्थान जाते हुए हाईवे पे आज अमीरगढ़ पुलिस स्टेशन के विस्तार में इकबालगढ़ के पास में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें राजस्थान से पालनपुर की तरफ आते हुए एक ट्रक डिवाइडर के ऊपर कोलाड होने के बाद डिवाइडर क्रॉस करके जो सामने की साइड है जहाँ पालनपुर से राजस्थान की तरफ जाती हुई इनोवा को उसने टक्कर मारी। इनोवा के अंदर 10 लोग थे, 10 उनमें से 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। 3 लोग अंडर ट्रीटमेंट है पालनपुर में। जो लोगों की डेथ हुई उसमें से 2 लोग शिवगंज के हैं, 3 लोग शिवगंज के हैं, एक पिंडवाड़ा से है, एक आबू रोड से है। बाकी जो पैसेंजर थे उनके आइडेंटिफिकेशन के प्रोसेस शुरू है। जो डेड बॉडीज है वो हमने अमीरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में शिफ्ट की हुई है और वहाँ पे उनके आगे की प्रोसीजर भी चल रही है। हम बाकी भी पैसेंजर्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए
प्रयत्न कर रहे हैं। अभी हाईवे के ऊपर का ट्रैफिक स्मूथ है। सूरत में गणतंत्र दिवस पर नशे के खिलाफ एक ऐतिहासिक संदेश देने जा रहा है यूथ नेशन। सूरत पुलिस के साथ मिलकर शहर में पहली बार मेगा ड्रग अवेयरनेस मार्च और कार्निवल आयोजित होगा। नशे के बढ़ते खतरे के खिलाफ सूरत में जन जागरूकता का मेगा अभियान चलाया जाने वाला है। गणतंत्र दिवस पर यूथ नेशन एनजीओ द्वारा उधना मगदला रोड पर 1 किलोमीटर लंबा ड्रग अवेयरनेस मार्च निकलेगा। कार्यक्रम में 22 स्टेज, नुक्कड़ नाटक समेत कई प्रस्तुतियां दी जाएगी और नशे से बाहर आए युवाओं की आपबीती सुनाई जाएगी। 500 से 700 पुलिसकर्मियों की भव्य परेड इस आयोजन का मुख्य आकर्षक हो सकती है, जिसे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी सलामी देंगे। इस कार्यक्रम के समापन पर 54 लोगों द्वारा विशाल तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि प्रसिद्ध कलाकारों की मौजूदगी भी इस कार्यक्रम में रहने वाली है। यूथ नेशन का लक्ष्य सूरत से शुरू होकर पूरे गुजरात और देश भर में नशे के खिलाफ मुहिम फैलाना है। यूथ नेशन मैंने 2014 में शुरू किया था। आज 12 साल से मैं इस मुहिम पे काम कर रहा हूँ, ड्रग की अवेयरनेस पे। इस संस्था का मेन उद्देश्य है जितने भी जो लोग ड्रग की तरफ जा रहे हैं या फिर वो ड्रग में जा चुके हैं, उनको वहाँ से निकालना या उनको इसके लिए अवेयर करना, ये संस्था का मेन काम है। अभी तक हम लोग सूरत में कर रहे थे। इस साल हमने सूरत के अलावा राजकोट, अहमदाबाद और वापी में भी यूथ नेशन का लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने और कुछ सिटीज़, मतलब जैसे पंजाब है, हरियाणा है, एमपी है, चेन्नई है, ऐसी 12 और सिटीज़ के अंदर इसका लॉन्च किया है। तो हमारा ये हेतु ये है कि आने वाले 1 साल में हम लोग दिल्ली, मुंबई और बाकी 12 सिटी, 13 सिटी में इवेंट करें। इस बार की इवेंट बाकी सब सालों से थोड़ी सी भव्य होने वाली है। 22 स्टेज पे अलग अलग एक्टिविटी होगी। इसके अंदर 2 बॉलीवुड सिंगर आने वाले हैं, वो अपना सिंगिंग करेंगे। उसके अलावा हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री हर्ष संघवी जी भी आने वाले हैं। पुलिस जो है वो पहली बार रोड पे परेड करने वाली है प्रजा के लिए। वहाँ पे एक बहुत बड़ा तिरंगा हम लोग फैलाने वाले हैं, जिसको 54 लोग मिलके खोलेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हैं जो अगर आप आएंगे वहाँ पे तो आप इसका अनुभव लाइफ टाइम कर पाएंगे। सीएम योगी के कालनेमी वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि कालनेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। ये कालनेमी ही इनका काल बनकर आएगा। वहीं अखिलेश यादव ने शंकराचार्य के मुद्दे से लेकर चुनाव आयोग तक पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। करने वाले बताएं कि कलयुग के कालनेमी कौन है। ये कालनेमी ही काल बन करके इनके उनसे हम लोग ये बात कह रहे थे कि एसआईआर नहीं है, ये एसआईआर के बहाने एनआरसी करा रहे हैं। और वही बात सोचिए सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि क्या आप एसआईआर के बहाने पीछे से एनआरसी करा रहे हैं। सोचिए जो नोबेल प्राइज से सम्मानित हैं उनको भी अपनी नागरिकता बतानी पड़ रही थी। अभी कुछ दिन पहले हम सुभाष चंद्र बोस जी को याद कर रहे थे, उनके परिवार के लोगों को भी नागरिकता का प्रूफ दिखाना पड़ रहा। हमारी बहुत सिंपल मांग है, आधार से लिंक कर दिया जाए वोटर लिस्ट को, और जो आधार बनाया जाए वो मेटल का कार्ड आधार हो। महाराष्ट्र समेत महाराष्ट्र की मुंबई समेत जितनी भी महानगर पालिकाएं हैं, 29 महानगर पालिका, उसके चुनाव पूरे हो चुके हैं और सरकार की ओर से जाति निहाय रोटेशन की प्रक्रिया जो है वो भी पूरी की जा चुकी है। लेकिन अब तक किसी भी महानगर पालिका में महापौर की नियुक्ति और प्रशासनिक गठन नहीं हो पाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 जनवरी 2026 तक सभी महानगर पालिकाओं में चुनाव और गठन की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। लेकिन समय सीमा निपटने के बावजूद मुंबई और अन्य महानगर पालिकाओं में मेयर और स्थायी समितियों का गठन नहीं हो सका है। सूत्रों की माने तो फरवरी में महापौर और अन्य पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इस देरी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब तेज हो गई है। शरद पवार गुट के एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी और बीएमसी में 7 साल तक ग्रुप लीडर रहे रविंद्र चौहान ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के इतिहास में इस तरह की देरी पहले कभी नहीं हुई और महायुति सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रही है, जो गंभीर विषय है। महाराष्ट्र के 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो चुके हैं, उसके परिणाम भी आ चुके हैं। पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी नंबर 1 पार्टी के रूप में उभरी है। लेकिन जिस महानगर पालिका पर सबकी नज़र थी, देश की आर्थिक राजधानी कहें या सबसे धनी महानगर पालिका कहें, मुंबई महानगर पालिका की हम बात कर रहे हैं,
उस महानगर पालिका, साथ ही मुंबई के जितने 28 और महानगर पालिका, कुल 29 महानगर पालिका को लेके सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी कि 31 जनवरी के पहले सभी महानगर पालिकाओं पे महापौर की नियुक्ति हो जानी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन अभी तक मुंबई या अन्य जितने भी महानगर पालिकाएं हैं वहाँ पर कोई भी महापौर की नियुक्ति नहीं की गई है। अब खबर ये आ रही है कि मुंबई महानगर पालिका पे जो महापौर बैठेगा उसकी जो नियुक्ति होगी वो फरवरी महीने में की जाएगी। क्या कुछ नियम कहते हैं, इन सब को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शरद पवार, एनसीपी के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के रविंद्र पवार जी, जो खुद साल 2000 से लेके 2007 तक महानगर पालिका में एनसीपी पार्टी की तरफ से गठ नेता भी रहे हैं। रविंद्र जी, जिस तरह से चुनाव हुए, अब महाराष्ट्र सरकार की रोटेशन की प्रक्रिया भी आपने देख ली। सबसे पहला सवाल कि रोटेशन की प्रक्रिया से आप संतुष्ट हैं क्या? लेकिन जिस तरह से एक आकलन किया जा रहा था कि इस बार जो ओबीसी और एससी को लेके शायद नतीजे आएंगे, महापौर बनेगा मुंबई का। नहीं, यहाँ अगर रोटेशन की क्रिया में तो बहुत सारा कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। गड़बड़ इस प्रकार की कि मुंबई शहर में, मुंबई मनपा में एक 2 ऐसे वार्ड है जहाँ एसटी कैंडिडेट जीत के आते हैं, और एसटी कैंडिडेट अगर जीते हैं तो सबको समान न्याय मिलना चाहिए। अगर ये रोटेशन पे नहीं, एक नया मतलब नई शुरुआत करके उन्होंने ये रोटेशन करना तय किया था, तो वो 2 चिट्ठी भी उसमें जाना चाहिए थे। जब ये करने का हो सकता था कि एसटी प्रवर्ग का महापौर बने मुंबई शहर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो ये ऐसा गलत है। और उसी समय शिवसेना के यूबीटी के जो भी वहाँ पदाधिकारी बैठे थे उन्होंने बहिष्कार भी किया। पेडनेकर और उनके जो साथी थे उन्होंने बहिष्कार भी किया इसके ऊपर, उन्होंने अपना विरोध जताया उधर। लेकिन वो ये जो कुछ किया है वो कानूनी ढंग से उचित है ऐसा मुझे नहीं लगता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी 31 जनवरी को लेकर, महापौर की नियुक्ति को लेकर, उस गाइडलाइंस के बारे में आप क्या जानते हैं? और अब खबर आ रही है कि बाकी महानगर पालिकाओं को लेकर नहीं, लेकिन विशेषकर मुंबई का जो महापौर होगा उसकी नियुक्ति आने वाले फरवरी महीने में की जाएगी। क्या कहेंगे कुछ? अपना देश का उच्चतम न्यायालय जो है उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 जनवरी 2026 के पहले पूरा गठन होना चाहिए मनपा का। तो महानगर पालिका जितनी भी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में है 29 महानगर पालिका, उनमें महापौर तो बैठना चाहिए 31 तारीख के पहले। तभी गठन पूरा हो गया ना, कि खाली चुनाव हो गया, पार्षद चुन के आए, इसका मतलब गठन नहीं हो गया। गठन कब हो जाता है? जब महापौर उस कुर्सी में बैठता है, सब पूरी आम सभा होती है, उस समय गठन इसको बोला जाता है। लेकिन अभी इन्होंने क्या उसका अर्थ निकाला है सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने जो अर्थ निकाला है वो सही ढंग से बराबर है नहीं है? क्योंकि मेरे ख्याल में तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश नहीं दिया है। 31 जनवरी 2026 का जो आदेश दिया था वो ये आज भी कायम है। तो भी अभी मैं न्यूज़ सुन रहा हूँ कि फरवरी में चुनाव हो जाएगा या ऐसा कब कुछ निर्णय लिया है, ऐसा मेरे सुनने में आया। वो गलत है ऐसा मुझे लगता है। और सब क्या इससे पहले मुंबई या महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ है इतनी देरी से महापौर की नियुक्ति करना है? इसके पहले इतनी देरी कभी देखी है आपने? नहीं, ऐसा तो खास करके इतना तक नहीं हुआ है। वो जल्दी से जल्दी 10-15 दिन के अंदर अंदर सब कुछ हो जाता है। अभी तो मुंबई शहर बोलो या और दूसरी महानगर पालिकाएं बोलो, तो वहाँ ये गड़बड़ियाँ अभी भी चालू है। जहाँ बहुमत नहीं मिला है, जो इधर उधर गठबंधन अभी क्या क्या तरीके यूज करते हैं, तोड़फोड़ की राजनीति सब, ये खरीदना, ये करना, ये सब चालू है। तो एक तरफ से जो मतदाता है उन्होंने जो अपना हक अदा किया है उधर, उसका कुछ न कुछ उसका अवमान करने का एक ये तरीका है। और सब अगर बात करें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है 31 जनवरी 2026 के पहले मुंबई या सभी महानगर पालिका में महापौर की नीति को लेकर, क्या ये उस आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं या फिर राज्य सरकार के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं
या जो प्रशासन बैठा है महानगर पालिका पे, उनके पास कुछ ऐसे अधिकार हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाहर भी जाके वो कुछ निर्णय ले सकता है? क्या इस तरह का कोई आदेश लेने का उनके पास अधिकार है क्या? अपने देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च है। वो जो आदेश देते हैं उसका परिपालन करना हर एक संस्था है, शासन है, संस्था है, व्यक्ति है, उनका वो कर्तव्य रहता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट वापस उनके ऑर्डर का उन्होंने अवमूल्यन किया या उनकी ऑर्डर वो भी नहीं किया, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। ये स्थिति में अगर स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र का क्या करता है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि अभी तक सरकार की तरफ से भी महापौर चुनाव के बारे में कोई ऐसा स्पष्ट आदेश या अध्यादेश निकला नहीं है। आपके पास कोई जानकारी ऐसे पहुंची नहीं कि कब तक अपॉइंट करेंगे? क्योंकि आप भी रहे गट नेता, शायद आपने मालूमात करने की कोशिश की, आपके पास कोई जानकारी पहुंची क्या कब तक अपॉइंट करेंगे करके? क्योंकि ये लीगल टर्म्स तो अपनी जगह ठीक है। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और जो उनका गठबंधन है, अभी गठबंधन अगर युति और मतलब बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, उनके पास तो बहुमत है, तो भी इतनी मारामारी उन लोगों में चली है, तो अंदरूनी कुछ न कुछ बहुत बड़ी ये चल रही है, रणनीति चल रही है, जिसकी वजह ये डिले हो रहा है। ये थे रविंद्र पवार, जो खुद महानगर पालिका पर 7 साल तक काम कर चुके हैं गट नेता के रूप में शरद पवार की एनसीपी पार्टी से। अब क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, देश की सबसे बड़ी अदालत की, क्या उस गाइडलाइंस का महाराष्ट्र की सरकार उल्लंघन कर रही है? इसका जवाब सरकार को या उनके तमाम जो मंत्री हैं उनको ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से खबरें आज फैली कि मुंबई महानगर पालिका का जो महापौर है उसकी जो नियुक्ति होगी आने वाले फरवरी महीने में होगी, तो उसको लेकर रविंद्र पवार जी जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन हैं, जिस तरह से महानगर पालिका में कामकाज चलता है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस होती है, उसके बारे में जो जानकारी थी उन्होंने रविंद्र पवार जी ने पूरी राष्ट्रीय समाचार को दी। अब सवाल ये है और साथ ही देखना भी है, क्या वाकई फरवरी महीने में ही मुंबई महानगर पालिका की मेयर की कुर्सी पे महापौर को बिठाया जाएगा, या फिर ये महज एक अटकलें थी, या फिर तीसरा सबसे बड़ा जो शक ये भी है कि महायुति में शामिल शिंदे सेना और बीजेपी के बीच क्या वाकई कोई बड़ी नोकझोंक चल रही है? इस नोकझोंक के पीछे भी कोई बड़ी राजनीति है? क्या इस पूरे खेल में कोई और भी नई पार्टी या नया चेहरा शामिल होगा? क्योंकि रोटेशन की प्रक्रिया जो पूरी हो चुकी थी उसमें सारे जो ओबीसी या एससी को लेके जो बातें चल रही थी कि उस कास्ट का महापौर होगा, वो बातें भी अब ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन अब सारी तस्वीर तभी सामने आ पाएगी जब पूरी तरह से राज्य सरकार या महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से घोषित किया जाएगा और एक तारीख निश्चित की जाएगी कि इस तारीख को मुंबई महानगर पालिका साथ ही अन्य महानगर पालिकाओं पे महापौर स्थापित होंगे। कैमरामैन संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।